अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कश्यप पे। तो आ गया हूँ मैं आपके पास हमारी लास्ट वीडियो लेकर टेस्ट सीरीज़ 1 एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ 1 पार्ट 4 वीडियो। इस टेस्ट सीरीज़ में ना टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 111 से लेकर 140 तक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन वो आप खुद कर लोगे और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होगा। जैसा कि आपको पता होगा टेस्ट 1 जो हुई थी इसमें मॉडर्न हिस्ट्री प्लस करंट और प्लस मैथ के 10 सवाल ये इंक्लूडेड थे। तो टोटल 150 क्वेश्चन था। तो हम लोग 110 तक क्वेश्चन कर चुके हैं हमारे 3 पार्ट में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो हमारा पहला सवाल कह रहा है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन भी करना है आपको, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कह रहा है, विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया। तो कह रहा है कि विवाद से जो विश्वास योजना है ये आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है। और दूसरा वो कह रहा है, यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया है। तो ये जो दूसरा वाला है ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है पहला ये गलत है। ये आरबीआई ने नहीं सीबीडीटी ने किया। किसने किया है? सीबीडीटी ने किया है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेंगे। पहले आप लोग यहाँ पे टिक कर लो। 111 का क्या हो जाएगा? बी केवल 2। आइए इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जिसको सीबीडीटी कहते हैं, मैंने बताया ना, ने विवाद से विश्वास योजना के तहत करदाताओं के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। ध्यान में रखिएगा, सीबीडीटी ने क्या किया है, विवाद से विश्वास योजना के तहत करदाताओं के लिए समय सीमा जो है 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। यह आरबीआई की योजना नहीं अतः कथन एक गलत है। यानी कि ये जो है आरबीआई की योजना नहीं है, अतः कथन एक क्या है? गलत है। आइए हम लोग इसकी सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, विवाद से विश्वास योजना भारत सरकार द्वारा कर विवादों के समाधान की सुविधा के लिए शुरू की गई है। एक पहल है। यह करदाताओं को विवादित राशि के साथ साथ एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान करके बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में सक्षम बनाती है, जिससे लंबी कानूनी लड़ाइयों और दंडों में कमी आती है। अतः कथन 2 क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमु लोसर त्यौहार, देखिएगा क्या कह रहा है। तमु लोसर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? ये नेपाल में मनाया जाता है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए, तमु लोसार नेपाल में गुरुंग समुदाय यानी कि गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। तमु लोसार हर साल नेपाली कैलेंडर में 1 महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है, जो दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। तो तमु लोसर फेस्टिवल याद रखोगे आप लोग, कहाँ का है? नेपाल का है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 113 का क्वेश्चन। देखिए 113 का क्वेश्चन कह रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? तो आपको थीम बताना है प्रवासी भारतीय 2025 का। इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। एक होगा आंसर हमारा, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिएगा, कहता है कि विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान जो था ये थीम था, भारत के प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए 18वां, कितने नंबर का था ये वाला? 18वां याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में। एक तो 18वां याद रखिए और भुवनेश्वर याद रखिए, ठीक है, किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि त्रिनिदाद और टबेगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, आपसे पूछा जा सकता है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये त्रिनिदाद और टबेगो के राष्ट्रपति हैं, वर्चुअली संबोधित करेंगे। 2025 के लिए विषय है विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 114 पे। 114 का कह रहा है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना संबंध किस राज्य से है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है इसका संबंध किस राज्य से है? आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा में आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए भुवनेश्वर के आदिवासी मेले में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है देख लेते हैं। कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला करने वाले अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों को ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने रुपया दिया जाएगा? 5,000 के 9th और 11th के बच्चों को, ताकि वो ड्रॉप आउट ना करें। और शहीद माधो सिंह 1786 में उड़ीसा के घेस में जन्मे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के आदिवासी प्रतिरोध में एक प्रमुख नेता थे। तो 1857 के डिवॉल्ट में उन्होंने हमारे भारत की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। तो क्या नाम था उनका? शहीद माधो सिंह, और वो शहीद हो गए थे, याद रखिएगा। चलते हैं 115 का क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
नाग मार्क टू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो नाग मार्क टू एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM है ये, ठीक है। और इसका विकास DRDO, ये दोनों का कथन सही है हमारा, एक भी सही है और दो भी सही है, तो इस दोनों को आप याद रखोगे, ठीक है ना। देखिए असत्य कथन का चयन करना, सॉरी यहाँ पे देखिएगा मैं ना सत्य बताने लगा, तो असत्य वाला अगर आपको ढूंढा जाए तो ना तो एक ना तो दो, आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी असत्य नहीं है, तो आपसे असत्य ढूंढा गया तो असत्य कोई भी नहीं है, दोनों सत्य हैं, तो ना तो एक असत्य है ना तो दो असत्य है। आइए इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं 115 की। देखिए, नाग मार्क टू रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है। हाल ही में राजस्थान के पोखरण रेंज में इसका सफल फील्ड एवोल्यूशन परीक्षण किया गया, जिसमें बख्तरबंद खतरों को निशाना बनाने में असाधारण सटीकता और अविश्वसनीयता का प्रदर्शन किया गया। युद्ध के मैदान में गतिशीलता बढ़ाने के लिए नाग मिसाइल कैरियर नामिका संस्करण के 2 के साथ संगत है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 116 पे। देखिए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या कह रहा है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है ना। और सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है ना। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी ध्यान देना है, सत्य कथन का विचार करना है 116 का। आइए पढ़ते हैं। यह फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। और तीसरा कहता है, इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है 1 बिल्कुल सही है और 3 जो है ये भी बिल्कुल सही है कि इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये उसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग हाथ के हाथ। ये देखिए, तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आवासीय क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने की बढ़ावा देती है, ठीक है ना। आइए अब इसकी यहाँ पे बाकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना की दक्षता, पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए परिचालन दिशा निर्देश पेश किए। मुख्य उद्देश्य क्या है, 2 करोड़ घर नहीं 1 करोड़ घर है। कितने, 1 करोड़, याद रखिएगा, ठीक है ना, इसीलिए हमारा वो गलत हुआ स्टेटमेंट। तो 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, अतः कथन 2 गलत है। सरकारी बिजली खर्च में सालाना 75,000 करोड़ रुपये की कमी आई है। और सब्सिडी कितना है, तो 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 और 3 किलोवाट अगर सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो तो आपको 78,000 की सब्सिडी मिल जाएगी सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। चलते हैं हमारे 117 के क्वेश्चन पे। देखिए, तो 117 का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई, आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके क्या कहते हैं, मिटी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र को बढ़ते योगदान पर प्रकाश डाला गया है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए भविष्य की रणनीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 118 पे, ठीक है। 118 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन ढूंढना है आपको, असत्य वाला ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है, असत्य वाला ढूंढना है। किसके संबंध में, तो यहाँ पे आपसे बताया गया है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में आपको असत्य कथन ढूंढना है। तो दिया हुआ, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला है, इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है। और लास्ट कहता है कि अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो है बिल्कुल गलत है, डी गलत है। हमारा सही आंसर क्या है, ये सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए इसको याद कर लोगे, लेकिन गलत वाला ढूंढने बोला गया ना आपसे, तो ये वाला गलत है, आप याद रखोगे, ये जो है गलत है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए,
अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में जो ये गलत होगा, देखिए राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और स्वास्थ्य परिवार कल्याण यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना था। अनुसंधान के लिए उड़ीसा में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, अतः कथन डी क्या है, गलत है। कथन डी क्या था, गलत था। चलते हैं हमारे 119 के क्वेश्चन पे। देखिए, भारत में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कह रहा है भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आपको नहीं वाला ढूंढना है ना। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ, फ्रांस दिया हुआ, जर्मनी दिया हुआ है और इटली दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारत यूरोडियन कार्यक्रम में जो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो यहाँ पे भारत यूरोडियन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है। जापान के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है। ये कदम भारत के वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करता है। यूरोडियन कार्यक्रम क्या है? तो देखिए इसमें कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। ठीक है ना। याद कैसे करोगे? गिफ्ट से याद कर लो। ठीक है ना, ये बना लो शॉर्ट्स का, GIFS। तो क्या? जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन। ठीक है ना, को शामिल करने वाली 4 देशों की पहल है ये। संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR द्वारा प्रबंधित है ये। एयरबेस डिफेंस एवं स्पेस जर्मनी के नेतृत्व में, लियोनार्डो इटली, डसॉल्ट एविएशन फ्रांस और एयरबेस स्पेन प्रमुख भागीदार है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 120 के क्वेश्चन पे। देखिए, एरोस्पेस और रक्षा इकाई का रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन की जो नीति है 2024 की, यह किस राज्य की पहल है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की। किसकी पहल है? उत्तर प्रदेश की है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखिए, तो यहाँ पे कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 पेश की है, जिसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना। इस पहल का उद्देश्य राज्य को एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 121। क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको मिलान करना है ना। सूची 1 है और यहाँ पे सूची 2 है, यानी कि आयोजन है और राज्य है। कौन सा फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है। 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा। हाँ, तो कौन सा फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला हम देखेंगे गुणोत्सव। गुणोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। याद रखिएगा, गुणोत्सव कहाँ पे? असम में मनाया जाता है। गान नगाई उत्सव, ये कहाँ पे? मणिपुर में। गान नगाई कहाँ पे? मणिपुर में। नेक्स्ट है पंगसो दर्रा अंतर्राज्यीय महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और सुभद्रा योजना जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। सुभद्रा योजना कहाँ? उड़ीसा। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 2143 बी हमारा सही जवाब है। आइए इसकी एक्सपेंशन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, और याद करना भी होगा आपको। देखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, असम सरकार ने गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की है, जो 16,056 स्कूलों में 14.11 लाख छात्रों के लिए सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से एक शिक्षा मूल्यांकन पहल है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना थीम के तहत कार्यक्रम 3 चरणों में शुरू होगा। अब देखिए, जेलिंगग्रोंग कम्युनिटी है, ये जो है कम्युनिटी का नाम है, याद रखिएगा। जेलिंगग्रोंग कम्युनिटी का सबसे महत्वपूर्ण फसल उपरांत गान नगाई उत्सव मणिपुर में 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में आयोजित पांगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव PPIF 2025 में द्वितीय विश्व युद्ध के क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा और ऐतिहासिक प्रासंगिकता को प्रदर्शित किया गया। और उड़ीसा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और लाभों तक पहुंचाना प्रदान करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका जो है मेन उद्देश्य है सुभद्रा योजना का। इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 122 पे। तो भारत में पहले, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के पहले जैविक मत्स्य प्लांट क्लस्टर
पालन कस्टर्ड का जो शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये जो शुभारंभ किया गया ना 122 का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम में किया गया, सोरेंग सिक्किम। और जो हमारे बिहार के हैं ललन सिंह यानी कि राजीव रंजन के बारे में कहते हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया, याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने बताया ना, केंद्रीय पशुपालन मंत्री जो है राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। यह पहल टिकाऊ, एंटीबायोटिक मुक्त, रसायन मुक्त और कीटनाशक मुक्त मछली पालन को बढ़ावा देती है, जो सिक्किम को जैविक कृषि के प्रतिष्ठान के रूप में और पर्यावरण के प्रति जागरूक वैश्विक बाजारों के रूप में पूरा करती है। याद रखिएगा 122 का सीधा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पे। तो 123 में कह रहा है, भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? पता है आपको? देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे, वियतनाम के होंगे, फ्रांस के या फिर ऑस्ट्रेलिया के। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के। कौन होंगे? प्राबो सुबियांतो नाम है इनका। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्राबो सुबियांतो। देखते हैं यहाँ पे, देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, जो भारत इंडोनेशिया संबंध और एक एक्ट ईस्ट नीति, भारत की जो पॉलिसी है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करेगा। यह यात्रा रणनीतिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और आर्थिक संबंधों को बढ़ाएगी। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2000 प्लस साल पुराना सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध है, जिसमें इंडोनेशिया परंपराएं रामायण और महाभारत की गहराई से प्रभावित है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 124 पे। ठीक है, 124 में कह रहा है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं? कौन से शहर हैं? इंदौर, उदयपुर, बेंगलोर या फिर और बी दोनों। देखिए, इंदौर भी हैं और उदयपुर भी हैं। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। आइए इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। भारत की प्रतिबद्धता क्या करती है? उजागर करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 125 पे। 125 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है ना, 125 का हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी की रक्षा और विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल सही है ना, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसी खनिजों का ध्यान केंद्रित करती है। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 125 का, सी 1 तथा 2 दोनों। इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रौद्योगिकी की और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 16,300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, संसाधन सुरक्षा को बढ़ाना और विनिमय को सुव्यवस्थित करना है। यह पहल अन्वेषण से लेकर संसाधन पुनरावृत्ति तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को कवर करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 126 पे। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसे आप अगर विजन के आप पढ़ते हो, विजन मैगजीन, तो आप देखोगे विजन मैगजीन से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। पिग बुचरिंग स्कीम का संबंध इनमें से किससे है? यानी कि पिग बुचरिंग स्कीम जो है, इसका जो संबंध है किससे है? पशुपालन संबंधी धोखाधड़ी से, मानव अंगों की तस्करी से, साइबर अरेस्ट से या फिर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से। आंसर क्या हो जाएगा? साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से। अब इसे पिग से आप पिग मत समझ लेना है ना, पिग बुचरिंग स्कैम जो है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। आइए देखते हैं हम लोग इसके डिफिनेशन, और इसे बहुत अच्छे से कवर किया गया है विजन मैगजीन में। अगर आप पढ़ते हो तो ध्यान दीजिएगा, जनवरी वाले मैगजीन में कवर किया गया इसे। पिग बुचरिंग स्कीम एक प्रकार का वित्तीय धोखाधड़ी है जो ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। इस घोटाले में अपराधी पीड़ितों के साथ लंबे समय तक ऑनलाइन संबंध बनाते हैं, उसका विश्वास जीतते हैं और फिर उन्हें नकली निवेश योजनाओं, खासकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए राजी करते हैं। पिग बुचरिंग शब्द का अर्थ है सुअर का वध करना। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपराधी पीड़ितों को मोटा करते हैं, यानी धीरे धीरे उनका विश्वास और स्नेह जीतते हैं, फिर अचानक उनका सारा पैसा लूट लेते हैं, उनका वध कर देते हैं। इसी से ये नाम आया है पिग बुचरिंग। ठीक है ना, चलते हैं हमारे 127 के क्वेश्चन पे। देखिए, तो 127 का क्वेश्चन कह रहा है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति जो है ये कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा कोंडा रेड्डी। क्या नाम है? कोंडा रेड्डी जनजाति। ठीक है ना, लिव इन रिलेशनशिप समझ ही रहे होंगे आप लोग।
बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो आप, मुझे पता है। चलिए चलते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, कोंडा रेड्डी जनजाति ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है। ये पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। कैसे होते हैं ये? पितृसत्तात्मक होते हैं। और इनकी मातृभाषा क्या होती है? तेलुगु होती है। तो कोंडा रेड्डी की जो मातृभाषा ना, आप याद रखो, तेलुगु होती है। और ये पहली ट्राइबल कम्युनिटी बन गई जिसने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 128 क्वेश्चन पे। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। देखिए, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीबीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% है। बिल्कुल सही है, याद कर लो, लिख लो अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में। तो 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीबीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है 6.6% है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। बेरोजगारी दर 2023-24 में कितनी रह गई है? 3.2%। और विश्व के सिर्फ पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत छठे स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है? भारत छठे स्थान पर है। तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए वही चीज़ दी हुई है जो वहाँ पे दी हुई है, वही चीज़ बताई गई यहाँ पे। देखिए 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीबीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.4% रखा गया है। 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.3 से 6.8 की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। खुदरा मुद्रास्फीति पे गिरावट अप्रैल सितंबर 2024 में 4.9% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और वित्तीय वर्ष 2024 में 4% लक्ष्य के अनुरूप रहने की संभावना जताई जा रही है। और अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को सकल यानी कि एनपीए जो है 2.6%, जो 12 वर्षों में सबसे कम होने वाला है। और कृषि एवं संबंध गतिविधि क्षेत्र का वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2024 में जीडीपी का 16% योगदान होगा। कृषि क्षेत्र में 2017 से 23 के बीच 5% रहेगा वृद्धि। और बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है, इतना ध्यान रखिएगा। भारत की 10 से 24 वर्ष की आयु के वर्ग की जनसंख्या लगभग 26% है। विश्व की शीर्ष 10% पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालय में भारत छठे स्थान पर है। यही चीज़ आपके स्टेटमेंट में भी दी हुई थी। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 129 पे। यहाँ पे दिया हुआ जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटाइया किस देश में स्थित है? आपको बता देना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है माउंट ईबू। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक में स्थित माउंट ईबू 11 जनवरी 2025 को फटा, जिससे 4000 मीटर तक ऊंचे राख के बादल और इसके क्रेटर लगभग 2 किलोमीटर तक चूमता हुआ लावा निकला है। दूर चमकता हुआ लावा निकला, सॉरी फॉर माय यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। चमकता हुआ लावा निकला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 130 का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, हैनले एवं पार्टनर संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के समय निम्न में से कौन सा कथन पर निम्न कथन पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। चलते हैं हमारे स्टेटमेंट की ओर, यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है 195 देशों में प्रथम स्थान जापान का है और भारत का स्थान 46वां है। इसमें से कौन सा सत्य है? न तो एक सही है, न तो दो सही है, न तो एक न तो दो, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो। आइए इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को हैनले एवं पार्टनर्स की संस्था ने जारी किया है। किसने किया है? हैनले एवं पार्टनर्स की संस्था ने जारी किया है। तो इसमें दिया हुआ है प्रथम स्थान जो है सिंगापुर का, जापान का नहीं है, कनाडा का नहीं है, किसका है? सिंगापुर का। और 195 देश की वीजा फ्री यात्रा कर सके। भारत का स्थान जो है 86 नहीं है, 85 है। भारत का स्थान क्या है? 85 है। यह 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और भारत के लोग जो हैं 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। द्वितीय स्थान पर कौन है? जापान है। और तृतीय स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली। आपको नहीं याद करना, आपको क्या क्या याद रखना है? टॉप पर कौन है? फ्रांस। और हम लोग कितने स्थान पे हैं? तो हम लोग का जो स्थान है वो 85वां है, याद रखिएगा। और हम लोग 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 131 पे। कह रहा है भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने इजराइल में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जितेंद्र पाल सिंह। किसे? जितेंद्र पाल सिंह को। देखिए यहाँ पे 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में अगला राजदूत नियुक्त किया। 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सिंह वर्तमान में विदेश मंत्री के कार्यालय में कार्यरत हैं। इससे पहले 2020 से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान प्रभाग का भी नेतृत्व कर चुके हैं। नाम याद रखिएगा, जितेंद्र पाल सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र पाल सिंह, याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 132।
विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? यानी कि विश्व हिंदी दिवस जो है 2025 की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ जो है यह विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है। आइए इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 10 जनवरी 2025 को मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस हिंदी को एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वाली वैश्विक रूप से प्रभावशाली भाषा के रूप में बढ़ावा देता है। थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ वर्ष 2025, हिंदी पारंपरिक ज्ञान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष 2024 और हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता भूले वर्ष 2023 की थीम थी। और हिंदी जन्म 2000 आपको याद कौन सा करना है? आपको बस 2025 का याद रखना है। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। सिर्फ आप 2025 का याद करोगे, बाकी इसे ऐसे काट दो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 133। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन भी करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तो इसमें उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और बिहार जो है ये तीसरे पे रहा, ये बिल्कुल गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली वन, केवल एक। आइए इसकी एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक आई है रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा शीर्ष रैंक पे है। ये इसका समग्र स्कोर 67.8 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है। ये राज्य राजस्व जुटाने, व्यय प्रबंधन और ऋण की स्थिरता में उत्कृष्ट है। बिहार इस सूचकांक में कितने स्थान पे है? 13वें स्थान पे है। याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। बिहार जो है, बिहार का रैंक क्या है इसमें? 13th रैंक है और जो स्कोर है 27.8 है, ठीक है ना। 13th रैंक पे है, स्कोर 27 पॉइंट है, इसलिए कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 134 पे। देखिए, उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 शहर को। कितने शहर को? 10 शहर को उड़ान 5.2 योजना के तहत शामिल किया गया है। आइए इसकी एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, उड़ान 5.2 योजना में बिहार के 10 शहर जुड़ेंगे। सहरसा, बीरपुर, सुपौल, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी और छपरा। इन जगहों से अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं ना। सहरसा, बीरपुर, सुपौल, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी और छपरा। इससे आपको याद भी हो जाएगा। इस योजना में 20 सीटों से कम क्षमता वाले छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा। सहरसा में भी किया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 135। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मैन सिंगल्स को कांस्य पदक जीता है? ठीक है ना। किस जिले के हैं चंदन? आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंगेर के हैं। कहाँ के हैं? मुंगेर के हैं, याद रखिएगा। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। मुंगेर के हैं चंदन। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के मुंगेर जिले के चंदन ने सीनियर मैन सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। इसे बिहार टीम में 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी को शामिल थे। इस चैंपियनशिप में देश के लगभग 20 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बिहार आर्थिक सर्वे 2025 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन भी करना है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 66,828 रुपये हो गई है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 36,333 रुपये अनुमानित है। बिहार का विकास दर 14.47% हो गई है और बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कारण 3 सेक्टरों में द्वितीय क्षेत्र में शाब्दिक वृद्धि देखने को मिली है। इसमें आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है गलत वाला असत्य कथन, आपको ढूंढना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन सा असत्य लग रहा है आपको? इसमें जो असत्य है ये है, देखिए। बाकी ये जो सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं बिल्कुल सत्य हैं, सत्य वचन है ये लोग, ठीक है ना। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे अच्छा सा समझाया हुआ है कि बिहार के विकास की वृद्धि दर में तीनों सेक्टरों की भूमिका अहम रही। प्रचलित मूल्य पर प्राथमिक सेक्टर में 10.66%, द्वितीय सेक्टर में 11.95% और तृतीय में गत वर्ष की अपेक्षा 16.989% की वृद्धि हुई है। इस तरह स्थिर मूल्य पर यह क्रमशः 5.68, 8.21 और 10.7, यानी कि तृतीय सेक्टर था वो, द्वितीय सेक्टर नहीं था, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय आमदनी 66,828 रुपये हो गई है। प्रचलित मूल्य पर यह गत वर्ष की तुलना में 7,584 रुपये अधिक है
और एक वर्ष में 12.80% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के लिए आकलित प्रति व्यक्ति कितनी है? 59,244 रुपये थी। स्थिर मूल्य पर भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। 2022-23 में 33,763 से बढ़कर 36,333 रुपये हो गई है 2023-24 में। और बिहार की जो विकास दर है ये 14.47% हो गई है। राष्ट्रीय विकास दर से लगभग 5% अधिक है। चलते हैं हमारे 137 के क्वेश्चन पे। देखिए, तो हमारा 137 का क्वेश्चन कह रहा है, बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना का पूरा करने वाला लक्ष्य कब तक पूरा रखा गया है? तो बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2027 तक। कब तक? 2027 तक। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना तक 3.5 घंटे में आया जाया जा सकेगा। बिहार सरकार ने वर्ष 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य किया गया है, ठीक है ना। इसे पूरा 5 घंटे में किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना इस वर्ष तक पूरी हो जाएगी। नोट, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम हो गया है और राष्ट्रीय औसत को पाने के लिए बिहार में 13,000 किलोमीटर NH होना जरूरी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 138। UDISC रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो UDISC रिपोर्ट जो है ये किस मंत्रालय ने जारी किया? ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। देखिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने UDISC रिपोर्ट जारी किया है। UDISC रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2023-24 में ऐसे 117 स्कूल चिन्हित किए गए हैं जहाँ एक भी बच्चे नामांकित नहीं है। कितने इसके स्कूल हैं? 117 स्कूल। ये देखिए यहाँ पे। और जबकि 2022-23 में बिहार में ऐसे स्कूल की संख्या 31 थी। एक साल में 86 ऐसे स्कूल और बढ़ गए जहाँ बच्चों की संख्या 0 हो गई है। बिहार के कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ भवन है, कक्षाएं हैं, शिक्षक है, लेकिन बच्चे नामांकित नहीं हैं। बिहार में ऐसे स्कूल एक साल में 4 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। और एक साल में कितनी हो गई है? 31 से 117 हो गया है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं 139 के क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आज के लास्ट 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो मंदिर परिसर है कामाख्या देवी मंदिर, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ये जो स्थित है पूर्णिया में। कहाँ पे स्थित है? पूर्णिया में। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, हाल ही में नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वह पूर्णिया जिले के कृत्यानंद प्रखंड में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसकी घोषणा कर दी गई। चलते हमारे 140 के क्वेश्चन पे। 140 का क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार के राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 7। कितने औद्योगिक क्षेत्र? तो 7। आइए इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। ये क्षेत्र विभिन्न जिलों में स्थापित किए जाएंगे और विभिन्न प्रकार के उद्योगों को आकर्षित करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अब हमारे यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो ये आप लोग खुद से कर लोगे। और मैंने आपको एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज़ 1 जो है पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल तरीके से, इस तरह से आपको शायद ही कोई यूट्यूब पे करवा रहे होंगे, तो मैंने पूरी करवा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो जो आएगी वो KGS की आएगी। KGS के 2-3 टेस्ट रह गए हैं, 2, 3 और 4 मैं जल्दी कोशिश करूँगा उसे कंप्लीट करने की। तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।